डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जिंदगी का सफर एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान को मुतासिर करती है। 14 अप्रैल 1891 में महू में पैदा होने वाला ये बच्चा कौन जानता था कि एक दिन वो हिंदुस्तान के आइन का बाप कहलाएगा। महार जात में पैदा होना उस वक्त के मुआशरे में एक लानत समझा जाता था, लेकिन अंबेडकर के वालिद रामजी मलोजी साकपाल ने फैसला किया कि वो अपने बेटों को तालीम दिलाएंगे। ये फैसला तारीख बदल देने वाला साबित हुआ। बचपन से ही अंबेडकर को जात पात की तलखियों का सामना करना पड़ा। स्कूल में वो अलग बैठता था, पानी का ग्लास छूने की इजाजत नहीं थी और क्लासरूम में दाखिल होने से पहले उसे इजाजत लेनी पड़ती थी। लेकिन ये तमाम मुश्किलात उसके हौसले को तोड़ नहीं सकीं। वो अपनी कम्युनिटी का पहला शख्स था जिसने हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में बीए करने के बाद उसकी मुलाकात बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव से हुई। महाराजा सयाजी राव एक रोशन ख्याल हुक्मरान थे जो समाजी इस्लाहात के हामी थे। उन्होंने अंबेडकर की सलाहियत को पहचाना और उसकी आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप फराहम की। 1913 में अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क पहुंचा। यहां उसने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री हासिल की। कोलंबिया में उसके उस्ताद जॉन ड्यूई थे, जिनके प्रैग्मेटिज्म के फलसफे ने अंबेडकर की सोच पर गहरा असर डाला। कोलंबिया के बाद अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया, जहां उसने 1921 में एमएससी और 1923 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसने ग्रेज इन से लॉ की तालीम भी हासिल की। ये वो दौर था जब अंबेडकर ने अपनी मशहूर थीसिस कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट लिखी, जो आज भी जात पात के निज़ाम को समझने के लिए एक अहम दस्तावीज़ है। वापस हिंदुस्तान आने के बाद अंबेडकर ने महसूस किया कि आला तालीम के बावजूद मुआशरा उसे कबूल करने को तैयार नहीं था। बड़ौदा में नौकरी के दौरान उसे रहने के लिए जगह नहीं मिली क्योंकि कोई उसे किराए पर मकान नहीं देना चाहता था। ये तजुर्बा उसके लिए आंख खोलने वाला था। उसने फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी दलित कम्युनिटी के हुकूक के लिए लड़ेगा। 1924 में अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकरणी सभा की बुनियाद रखी, जिसका मकसद दलित कम्युनिटी की तालीमी और समाजी बेहतरी था। इसका नारा था एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। उसने कई अखबार शुरू किए जिनमें मूक नायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता शामिल हैं। 1927 में महाड में एक तारीखी वाकया पेश आया। अंबेडकर ने दलितों को लेकर चावदार तालाब से पानी पिया, जो सदियों से उनके लिए ममनू था। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था जिसने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी। इस वाक़ये ने दिखाया कि अंबेडकर सिर्फ किताबी इल्म रखने वाला शख्स नहीं, बल्कि अमली तौर पर तब्दीली लाने वाला रहनुमा था। 1930s में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान अंबेडकर और गांधी जी के दरमियान एक अहम तनाज़ा पैदा हुआ। अंबेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा कर रहा था ताकि दलित कम्युनिटी अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सके, लेकिन गांधी जी का ख्याल था कि ये हिंदू कम्युनिटी को तकसीम कर देगा। जब अंग्रेज हुकूमत ने कम्युनल अवार्ड के जरिए सेपरेट इलेक्टोरेट का ऐलान किया, तो गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ शुरू कर दिया। आखिरकार पूना पैक्ट के जरिए ये तनाज़ा हल हुआ। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा वापस ले लिया और इसके बदले में प्रोविंशियल असेंबलीज में दलितों के लिए रिजर्व्ड सीट्स का निज़ाम कायम किया गया। ये फैसला अंबेडकर के लिए मुश्किल था, लेकिन उसने गांधी जी की जान बचाने के लिए ये कुर्बानी दी। आज़ादी के बाद जब नेहरू ने अंबेडकर को पहला लॉ मिनिस्टर बनने की दावत दी, तो ये एक तारीखी लम्हा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये वो मौका था जिसका अंबेडकर इंतजार कर रहा था। वो अब एक ऐसा आईन बना सकता था जो हर इंसान को बराबरी का हक दे। आईन की तैयारी के दौरान अंबेडकर ने अपनी गहरी कानूनी बसीरत का मुजाहरा किया। उसने दुनिया के मुख्तलिफ आईनों का मुतालिया किया था और हिंदुस्तान के लिए सबसे बेहतरीन निज़ाम का इंतखाब किया। आईन में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इंतज़ामात शामिल किए गए।
26 नवंबर 1949 को जब आइन मंजूर हुआ तो अंबेडकर ने अपनी मशहूर तकरीर में कहा कि हिंदुस्तान को सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि सोशल डेमोक्रेसी बनना चाहिए। इसका मतलब ये था कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के उसूल जिंदगी के हर शोबे में लागू होने चाहिए। लॉ मिनिस्टर के तौर पर अंबेडकर का सबसे अहम काम हिंदू कोड बिल था, जो हिंदू पर्सनल लॉज में इस्लाहात लाने के लिए था। ये बिल ख़वातीन के हुकूक को बेहतर बनाने, तलाक के कवानीन में तब्दीली और इनहेरिटेंस के मामलात में इंसाफ के लिए था। लेकिन इस बिल को शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। आखिरकार हुकूमत ने बिल वापस ले लिया और अंबेडकर ने मायूसी में 1951 में इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर की ज़िंदगी का आखिरी और शायद सबसे अहम फैसला बुद्धिज़्म कबूल करना था। 1935 में योला में एक जलसे में उसने ऐलान किया था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मर कर नहीं जाऊंगा। 20 साल बाद अक्टूबर 1956 में नागपुर में उसने बुद्धिज़्म कबूल की और इसके साथ तकरीबन 2 लाख दलितों ने भी ये कदम उठाया। अंबेडकर ने बुद्धिज़्म को सिर्फ मज़हब के तौर पर नहीं बल्कि सोशल रिफॉर्म के ज़रिए के तौर पर देखा। उसने द बुद्धा एंड हिज धम्मा नामी किताब लिखी जो उसकी वफ़ात के बाद शाये हुई। इस किताब में उसने बुद्धिज़्म को दलित कम्युनिटी के लिए लिबरेशन का रास्ता बताया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में अंबेडकर का इंतकाल हो गया। वो सिर्फ 65 साल का था, लेकिन उसने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में ऐसे काम किए जिनका असर आज भी महसूस होता है। उसकी वफ़ात के बाद मिलियंस दलितों ने बुद्धिज़्म कबूल की, जिससे हिंदुस्तान में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन में 1697% इजाफा हुआ। आज अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से याद किया जाता है। उसकी तस्वीर पार्लियामेंट हाउस में लगी हैं, उसके नाम पर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बनाई गई हैं और हर साल 14 अप्रैल को उसका योम पैदाइश मनाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बनाए गए आइन ने करोड़ों लोगों को बराबरी का हक दिया। अंबेडकर की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर इंसान में हौसला और अज़्म हो तो वो न सिर्फ अपनी बल्कि पूरी कौम की तरदीद बदल सकता है। वो एक ऐसा शख्स था जिसने एजुकेशन को हथियार बनाया, कानून को ढाल बनाया और इंसाफ को अपना मकसद बनाया। आज जब हम आइन की बात करते हैं तो अंबेडकर का नाम फ़ख्र से लेते हैं, क्योंकि उसने हमें एक ऐसा आइन दिया जो हर इंसान को डिग्निटी और रिस्पेक्ट का हक देता है।